देखिए मैडम, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी जी है। आपने कहा कि 2 करोड़ जॉब आप हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ जॉब तो नहीं दी आपने। जब आप सत्ता में आए तो आपका सपना हो गया कि ये जो हमारा नौजवान है वो नाले की गैस पे पकौड़े तले। ये जो जीडीपी में गिरावट आई है ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है, इसका ठीकरा कोरोना पे आप नहीं फोड़ सकते हैं। कि हमारी जो सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बार ये भी कहा था जब प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उनके लिए तो कुछ भी कहना मतलब ऐसा है कि उन्हें कुछ ऐसा लगता है समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं क्या नहीं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, उनसे जीडीपी पर उनका ओपिनियन जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जीडीपी में गिरावट आई है ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है, इसका ठीकरा कोरोना पे आप नहीं फोड़ सकते हैं। ये जो गिरावट है ये पिछले 2 सालों से, मतलब पिछले जो 6 तिमाही है उनसे ही चली आ रही है। बट सरकार का जो ध्यान था वो उसकी तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि आज जो देश में सत्ता में जो मोदी सरकार बैठी है ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो देश को चलाने में सफल नहीं है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर जीडीपी को किसी ने संभाला है तो वो पॉजिटिव ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही दिखाई है। और वो कृषि, वो हमारा कृषि जिस क्षेत्र, जिसने, वो किसान जिसने पिछले 6 सालों से सिर्फ और सिर्फ अनदेखी झेली है सरकार की। हमारा किसान पिछले 6 सालों से सड़कों पर है अपने बकाए के लिए, अपने उचित दाम के लिए, लेकिन सरकार उसके लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो हमारा किसान है इसने ये प्रूफ कर दिखाया है, ये जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है उन्होंने, कि जो क्या है आत्मनिर्भरता का अगर एक्चुअल में किसी ने मीनिंग समझाया है देशवासियों को तो वो है हमारे भारत का किसान। और भी आज देखिए जीडीपी में कितनी भारी गिरावट है। ये आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी में ये निगेटिव ग्रोथ आई है। इसका मतलब है डी ग्रोथ, इसका मतलब है माइनस में ग्रोथ। मीन्स हमारा जो मैन्युफैक्चर है, हमारा जो सर्विस है, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। और आप देश की जनता से ये सच छुपाने के लिए कभी मोर के साथ, कभी बतख के साथ, कभी सूट में, कभी लुंगी में, इस तरीके के जो फोटोज शूट करा रहे हैं, तो क्लियर कट ये दिखा रहा है कि आप देश चलाने की स्थिति में नहीं है और आपको ये बोझ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कहती हैं कि जो ये है, मतलब अभी जीडीपी में जो गिरावट आई है उससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि लाइक एक्ट ऑफ गॉड है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि हमारी जो सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बार ये भी कहा था जब प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उनके लिए तो कुछ भी कहना मतलब ऐसा है कि उन्हें कुछ ऐसा लगता है समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं क्या नहीं। देखिए मैडम, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी जी है, ये एक्ट ऑफ क्या कह सकते हैं हम, इग्नोरेंस है। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ इग्नोरेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट देती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए। जैसे कोरोना पे बार बार ठेकरा फोड़ा गया, साथ ही राहत पैकेजेस को लेकर भी काफ़ी बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो लेकिन अभी जैसे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो क्या मतलब आप किस नज़रिए से देखती हैं इस चीज़? देखिए, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के सिपाही कह सकते हैं तो हम ग्राउंड पे ही रहते हैं। इशू ये है कि जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का आपने देखा जो पैकेज दिया था, वो पैकेज नहीं था। बेसिकली वो क्या था, इट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड लोन मेला, यू कैन से। क्योंकि आज जो देश को, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हर बार ये कहते रहे हैं कि कैश इनफ्लो की ज़रूरत है मार्केट को, बिकॉज आज हमारे जो जितने भी साथी हैं उनके अकाउंट में अगर कैश आएगा, मजदूर है, किसान है, नौजवान है जो परेशान है, अगर उसके बैंक में कैश आएगा तो आप समझिए वो उसे स्पेंड करेगा। अगर वो उसे स्पेंड करेगा तो इससे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में हलचल होगी। लेकिन ये बात पिछले मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ से राहुल जी कह रहे हैं, बट इस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप हर वो बात देखिए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हर वो बात सत्य हो रही है। उन्होंने कहा नमस्ते ट्रंप पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं तो आपके यहाँ कोरोना की सुनामी आएगी। ये उन्होंने 12 फरवरी को बोला था, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आज उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं कि हम नंबर 2 पे पहुंच गए हैं।
यही बात इन्होंने जीडीपी के लिए भी बोली थी, लेकिन उस पर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आज हम वो भुगतान कर रहे हैं। नौजवान आज परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि आप अगर डेटा छुपा देंगे या डेटा पब्लिश नहीं होने देंगे, क्या सच सामने नहीं आएगा? एनएसएसओ की डेटा के अनुसार कोरोना से पहले की बात है ये, 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर थी तो मोदी सरकार के टाइम में थी। आपने कहा कि 2 करोड़ जॉब आप हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ जॉब तो नहीं दी आपने। जब आप सत्ता में आए तो आपका सपना हो गया कि ये जो हमारा नौजवान है वो नाले की गैस पे पकौड़े तले। तो ये तो एक अजीब सी बात है। वही हो गई, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कहा था चरागा हर घर के लिए, कहा था चरागा हर घर के लिए, कहा चरागा मौसर नहीं शहर के लिए। तो ये आप जुमलेबाजी कर सकते हैं, कितने टाइम तक करेंगे आप? देश को बांटकर सत्ता ज़्यादा दिनों तक संभाली नहीं जा सकती। आपने अभी जैसे बात कही कि 45 ईयर्स में मोदी राज में सबसे कम था, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 12 के बीच में 2.26 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, और वही हाल 2017 से 2018 के बीच में था। तो मतलब 2011 और 12 के बीच में तो कांग्रेस सरकार थी। फिर आपका उस पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो जो नौकरियां गई थी, आपको उस ड्यूरेशन में ऑल ओवर जो वर्ल्ड था उसकी इकॉनमी का जो हाल था वो आपके सामने है, उसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है। बट उस वक्त क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नेतृत्व था कि वो जो इन्फ्लेशन आया था उसका असर उतना इंडिया में नहीं पड़ा था जितना ये जो आज के टाइम में आप जिसको कोरोना महामारी का संकट की वजह से कह सकते हैं कि ये गलतियां हो रही हैं, बट मेरे ख्याल से ये वो संकट नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। और आज देखिए, जिस मनरेगा का सबसे ज़्यादा विरोध मोदी सरकार कर रही थी, उस मनरेगा ने ही आज जो लोग हैं हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के और जो हमारे प्रवासी मजदूर जिन्हें आप कहते हैं, वो हमारे अपने बट आप उन्हें प्रवासी कहते हैं, उनकी जो जीविका चल रही है वो सिर्फ मनरेगा की वजह से चल रही है। आप मोदी सरकार से सवाल है मेरा कि आप बताइए, आपने ऐसी कौन सी स्कीम लेके आई रोजगार के लिए जो आज इस महामारी के वक्त में नौजवानों और हमारे ग्रामीण के लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है? क्योंकि अब मनरेगा तो कांग्रेस की थी और आज उसमें हमने बोला भी आपसे कि आप डेज भी बढ़ाइए और पैसे भी बढ़ाइए। आप अगर आज की डेट में न्याय योजना को लागू कर देते हैं तो मैं मानती हूँ कि ये जो जीडीपी का हालत है और जो इकॉनमी की हालत है और ये जो आज देश में हमारे भुखमरी की स्थिति है, इससे बहुत अच्छा सुधार इसमें किया जा सकता है। 72,000 रुपीज़ के हिसाब से जो उन्होंने बोला था पर ईयर हम डालेंगे, अब 6,000 रुपीज़ पर मंथ डालिए ना, बिलो जो 20% बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। क्यों नहीं कर रहे आप ऐसा? मोदी जी कह रहे हैं कि 18,000 किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया गया। इस पे तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी मैं न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि आपने कहा कि 18,000 किसानों के आपने अकाउंट में पैसे पहुंचाए हैं, लेकिन आज किसान कह रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। 55% किसान कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो आप बताइए, क्या आपने बीजेपी के वर्कर्स के अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए? जैसे मतलब भाजपा की करनी और कथनी में बार बार बहुत बड़ा फ़र्क दिखा है, ज़मीन आसमान का ही लगभग फ़र्क दिखा है। तो लेकिन जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कांग्रेस 6 साल पहले से किसानों की हालत जो थी वो बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन किसानों की हालत तो कांग्रेस के वक्त भी अच्छी नहीं थी। सुसाइड केसेस तब भी थे। अब रेशो ज़्यादा बढ़ गया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे भी किसानों के हालात जो थे वो सुधरे हुए नहीं थे। देखिए, अगर आप कांग्रेस के टाइम पे किसानों की बात करती हैं तो कांग्रेस के वक्त हमने जो वादा किया था, सबसे महत्वपूर्ण जो काम हमने किया था, हमने कहा था हम जो किसान हैं उनके लोन माफ़ करेंगे। आप देख लीजिए जाकर के इतिहास, आप 2008 to 14 के आप डेटा निकाल के देख लीजिए। हमने जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनी और आज भी जिन 3 प्रदेशों में हमारी सरकार बनी थी, एक में तो गिरा दी गई, उन 3 प्रदेशों में भी हमने कहा था किसानों का लोन माफ़ करेंगे और सत्ता में बैठते ही दूसरे दिन हमने लोन माफ़ किया। तो आप देखिए, आज जो किसान है उसके ऊपर सबसे बड़ा बोझ 2 चीज़ों का है। पहले तो उसके ऊपर लोन है, ठीक है, आप उसका लोन माफ़ करिए। दूसरी बात है, आप जितने भी अध्यादेश पारित कर रहे हैं वो क्या आपने स्टेक होल्डर्स को बिठाया है? हमारे जो किसान नेता है, हमारे जो किसान है, आपने उनको बिठाया है? आज किसानों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है। आप ये कह रहे हैं, आपने अध्यादेश ला दिया कि एक देश एक बाजार होगा। क्या आपने ये तय किया है कि किस प्रदेश में कितना MSP होगा? ठीक है, तो इसलिए आप एक देश एक बाजार आपने
आपने यूएस से चुराया है, ठीक है। मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ, मुझे पता है यूएस से आपने चुरा तो लिया, बट आपने ये नहीं देखा कि यूएस में ये कॉन्सेप्ट के कंसिक्वेंसेस क्या हुए हैं। आप वहाँ देखिए, इस कॉन्सेप्ट के बाद वहाँ किसानों की स्थिति और बुरी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में ये स्थिति ना हो, तो आपको ये अध्यादेश भी लाना चाहिए कि एक देश एक बाज़ार एक प्राइस होगा, और जो व्यक्ति मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पैसे में अनाज या कुछ भी खरीदेगा हमारे किसान भाइयों से, वो पनिशेबल होगा अंडर लॉ। अगर आप ये करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी इसी पे। कांग्रेस ने, जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे किसानों की हालत इतनी बुरी नहीं थी, अगर इतनी बुरी नहीं थी तो 2014 के मैनिफेस्टो में और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने से पहले कांग्रेस को क्यों कहना पड़ा कि किसानों के कर्जे को माफ़ कर दिया जाएगा? क्या ये एक चुनावी एजेंडा जैसा नहीं लग रहा था? नहीं, देखिए चुनावी एजेंडा तो नहीं था, बट एक मैनिफेस्टो। फिर उनको क्यों कहना पड़ा ना, क्यों कहना पड़ा? ताकि क्योंकि हमें देखिए कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उसका असर आने में टाइम लगता है। जो काम हमने 2008 से लेकर 2014 तक किए हैं, उनका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आया था 15-16 में, वो मोदी जी ने अपने हिस्से में वो ले लिया क्रेडिट उसका, ठीक है। तो हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमें अपने मैनिफेस्टो में भी उन्हें याद दिलाना था कि किसान साथी जो हमारे हैं, हम उन्हें अपने मैनिफेस्टो में नहीं भूले हैं, हम उन्हें याद रखेंगे और उनके लिए काम करेंगे। और देखिए आज जो किसान सड़कों पर है ना, तो आज जितने लोगों ने जुमले के बदौलत वोट दिया है, आज वो सब परेशान है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आपने उत्तराखंड के स्टेट जो प्रेसिडेंट है बंशीधर भगत जी, उनका खुद का स्टेटमेंट सुना होगा कि विधायकों को सड़कों पे काम करना पड़ेगा, मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा। तो हम तो छोड़िए, आप ये सोचिए ना, आपके ऊपर तो अब आपके खुद के नेताओं को भरोसा नहीं रहा है, तो जनता ने तो आपके ऊपर से भरोसा बिल्कुल ही खो दिया है, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आपको लगता है कि कोरोना की मार की वजह से, जैसे जो जीडीपी गिरी है, और कोरोना की वजह से जो भाजपा सरकार की काफ़ी फेलियर्स जो रिजल्ट थे वो सामने आए, तो आपको लगता है कि इससे मोदी लहर में एक बहुत बड़ा स्टॉपेज लग सकता है? देखिए इशू ये हुआ, इन्होंने कहा ना कि आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर की अगर बात करें, वो इसी से प्रूव हो जाता है कि पीपीटी किट्स पे भी आपने जीएसटी लगा दी, सैनिटाइजर जो है, जो आज बेसिक नीड हो गई है, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दी, ठीक है। आपने कहा फ्री राशन सैनिटाइजर जो डिटॉल का 69 रुपीज़ में मिल रहा था, वो अब जीएसटी लगाने के बाद 25 रुपये में सेल हो रहा है। नहीं, अब वो 25 रुपये में कैसे सेल कर रहे हैं? आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ कि अगर कोई चीज़ 59 रुपीज़ में मिल रही है, उसको 18% जीएसटी लगाने के बाद हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो 29 में आ जाए? तो या तो आप उसमें कोई काला बाजारी कर रहे हैं, या तो आप उसमें मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। इट माइट बी कंटेमिनेटेड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपदा में अवसर की मैं बात कर रही थी, तो जो कोरोना ये आया, तो इन्हें लगा कि जो हमारी पिछले 6 साल की नाकामयाबियां हैं, ये हम कोरोना से छिपा ले जाएंगे। बट सत्यता ये है कि जो देश की जनता है वो बहुत जागरूक हो चुकी है, वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, और अब सब समझ चुकी है। उसे पता है कि मार्च में कोरोना आया, और कोरोना का जो भयावह स्थिति आज देश में है, इसका भी पूरा का पूरा श्रेय कहिए तो मैं मोदी जी को ही देना चाहती हूँ। नमस्ते ट्रंप वॉज ओके, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, बट इट वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। और वही ट्रंप थे जिन्होंने आपको धमकी दे करके दवाइयाँ मंगाई, ठीक है। वही चीन है जो आपको आंखें दिखा रहा है आज की डेट में। तो मैं ये बात इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए, जो मोदी सरकार है वो हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, इकॉनमी में, बेरोजगारी में, किसानों में, इवन फॉरेन रिलेशंस में भी। नेपाल जो हमारे सामने खड़ा भी नहीं होता था, आज वो आंखें दिखा रहा है आपको खुद पता है, उत्तराखंड के आप हैं कि उत्तराखंड में बॉर्डर साइड में कितनी जगहों पे उसने कब्जा कर लिया है, और वो आपको आंखें दिखा रहा है। आप पहले ज़माने में हम कहते थे कि नेपाल से तो हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, और आज वो रोटी और बेटी के रिश्ते को भी भूल के आपको आंखें दिखा रहा है। तो आप हर फ्रंट पे फेल हैं, और इसकी वजह भी एक है, सिर्फ जो आपने कहा वो आपने कभी किया नहीं। आपको लगता है कि कोरोना का जो ये मतलब कोरोना की वजह से जो भाजपा सरकार को झटका लगा है, इसका फ़ायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मिलेगा? देखिए, और अभी उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो इनमें भी कुछ फ़ायदा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोरोना की वजह से मोदी सरकार की सच्चाइयाँ सामने आई हैं। सच्चाई देखिए, जनता उनसे त्राहिमाम मोदी सरकार की वजह से कर ही रही थी। तो आज अगर जनता ने देखा है कि अगर जो देश में सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, और वुमेन सिक्योरिटी और नौजवानों का सहयोग
कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, आप देखिए कोरोना महामारी के टाइम से लेकर अब तक जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था वो हमारे नेता कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो इस देश की इकॉनमी और इस बेरोजगारी को दूर कर सके और इकॉनमी को सुधारने में योगदान प्रदान कर सके। राहुल गांधी पे बस एक सवाल पूछना चाहूँगी आखिरी। राहुल गांधी को जो मीडिया ने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया लाइक पप्पू इमेज, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे पिछले 6 महीने से उनकी मतलब जिस तरीके से समझदारी दिखाते हुए वो आने वाली परेशानी के लिए पहले ही आगाह कर दे रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि लोगों के बीच में उनकी जो पप्पू इमेज क्रिएट की गई है, मीडिया ने जो पोर्ट्रे किया वो सुधर पाएगी? देखिए, पहली बात तो इस तरीके की कोई इमेज को कभी भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट करने का इसमें कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात है कि वो जिनके सुपुत्र हैं उनकी दूरदर्शिता ही है कि जो इस कोरोना जैसी महामारी में जब कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर रहे थे। तो ये संवाद स्थापित करने का जो माध्यम टेलीफोन, लैपटॉप और आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनके पिताजी की ही दूरदर्शिता थी कि हम घर में बैठे बैठे हर वो काम कर रहे थे। मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा भी रही थी और ये देन सिर्फ उन्हीं की है। तो वो उन्हीं के सुपुत्र हैं, इसीलिए ये दूरदर्शिता उनमें है। ये दूरदर्शिता देश के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए जो देश को आने वाले खतरों से उससे पहले ही आगाह करे और बचाने के प्रयास करें।